नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका और एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज के ताज़ा खबर। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा बेगुनाह की हत्या करने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कई ठिकानों में नष्ट कर दिए थे। इसके बाद पाकिस्तान में हार मानते हुए सीज फायर कर दिया था। इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बच नहीं आ रहा है। वही सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल जो इनपुट मिला है इसके मुताबिक दर्जन करीब संदिग्ध नेपाल पहुंच चुके हैं। वे खुली बहराइच नेपाल की सीमा रास्ते भारत में प्रवेश करने की फिराक में है। एसएसबी के अधिकारी माने तो करीब 10 बांग्लादेशी और 25 के करीब या उससे अधिक पाकिस्तानी भारत में घुसने की फिराक में है। इसलिए हमने खुली सीमा के पूरे इलाके सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ बॉर्डर पर चेकिंग भी बढ़ाई है। हमारी कोशिश है कि कोई भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी भारत में प्रवेश ना करना पाए। तो आइए सुनिए। इंडो नेपाल बॉर्डर पे तो वैसे ही हम हमेशा सजग रहते ही हैं, लेकिन इन दिनों में चूंकि माहौल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा पाकिस्तान के साथ, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हायर हेडक्वार्टर के डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है और हम सतर्क पहले थे और अब ज़्यादा कुछ सतर्क ही हो गए। वैसे इनपुट हमें ये मिला कि हायर हेडक्वार्टर ने हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक जो कि संख्या में 35 से 37 के लगभग हो सकते हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल में घुस गए हैं और वो हिंदुस्तान और नेपाल की खुली सीमा को उसका फायदा उठाते हुए नेपाल से हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए क्या तैयारी? उसको रोकने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। मेरी 24/7 मेरी चौकसी बरकरार है। उसके लिए हम नाका, पेट्रोलिंग, जगह जगह पिकेट पॉइंट बना रखे हैं। मेरी व्हीकल पेट्रोलिंग चलती है। हम राउंड द क्लॉक चौकस हैं और हर आने वाले नागरिक को 100% इंश्योर होने के बाद, हाँ, ये घुसने वाला या तो हिंदुस्तानी है या फिर नेपाली है, तभी हम उनको एंटर करने देते हैं। अदरवाइज हम थर्ड कंट्री के किसी भी नागरिक को इस खुली सीमा से एंटर नहीं होने देंगे। वैसे तो ये 1751 किलोमीटर है हिंदुस्तान और नेपाल की सीमा, लेकिन जो मेरा AOR है वो 38.4 किलोमीटर है, जो कि बॉर्डर पिलर नंबर 641 से लेके 657 तक का है। तो इस पे मेरी बटालियन 24/7 सजग है। प्रकाश तरुण पुरस्कार अब मध्य प्रदेश के खेल विभाग के अंतर्गत आएगा। मंत्री विश्वास सरंग ने बताया कि लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी। अभी तक PWD द्वारा संचालित किया जाता था। सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। जल्द से जल्द प्रकाश तरुण पुरस्कार को खेल विभाग में के अंतर्गत लेकर आएंगे। यहाँ जल्द ही एक व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की शुरुआत की जाएगी। इस स्विमिंग एकेडमी में देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षक लेकर आएंगे। स्विमिंग में मध्य प्रदेश का अभी तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जो औपचारिक अपेक्षित है। तो आइए सुनिए। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा स्विमिंग की कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय से हम इस विचार को लेकर काम कर रहे थे कि भोपाल का प्रकाश तरण पुष्कर, जो कि अभी तक PWD द्वारा संचालित होता है, वो खेल विभाग के अंतर्गत आए और उसमें लगभग सभी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली हैं। जल्द से जल्द हम प्रकाश तरण पुष्कर को खेल विभाग के अंतर्गत लेके आएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की हम शुरुआत करेंगे, जिसका संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा और उसमें देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षक लेके आएंगे। स्विमिंग ऐसा खेल है जिसमें अभी मध्य प्रदेश का वो स्थान नहीं है जो अपेक्षित है, तो इसलिए प्रकाश तरण पुष्कर को हम अपने खेल विभाग के अंतर्गत संचालित करने के साथ ही उच्च स्तर के प्रशिक्षक लाकर यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी शुरू करेंगे, जिससे आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्विमिंग के मामले में और तेज गति से काम कर पाएगा। इधर बेशरम नेता के शर्मनाक करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
दावा किया जा रहा है कि अपनी एक महिला मित्र के साथ बीच सड़क सख्त के आपत्तिजनक हरकत की। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं के आपत्तिजनक विवादित बयानों का मामला ठंडा हुआ नहीं और एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भाजपा नेता का यहां शर्मनाक वीडियो सीसीटीवी कैमरा का है, जो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस में लगे हुए हाई सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुआ, जिसमें भाजपा नेता महिला मित्र के साथ बीच सड़क पर रंग रैलियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक नेता मनोहर लाल खट्टर, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पास एक टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कैद हुए थे, जो रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के स्थानीय राजनीतिक नेता से जुड़ा कथित वीडियो शनिवार को वायरल हुआ, जिससे राजनीतिक चर्चाओं के साथ व्यापक चर्चा हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर लगे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कैद किए गए फुटेज में कथित तौर पर नेता को सड़क पर एक कार के बाहर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया, जो अश्लील कृत्य में लिप्त है। सोशल मीडिया पर वीडियो के तेजी से प्रसारित होने के बाद मंदसौर जिले के भनपुरा पुलिस स्टेशन ने सार्वजनिक उपद्रव और अश्लील अपराध का स्वतः संज्ञान लिया और व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। अश्लील कृत्य में देखी गई महिला को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आइए सुनिए। एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है जो संभवतः 8 लेन का है और 8 लेन अभी नई सड़क बनी है और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का कृत्य जो है काफी निंदनीय है और ये हो सकता है कि आगे जाकर और मामला सीरियस हो जाए। तो इस ऐसी चीजों पर रोकथाम लगाने के लिए पुलिस प्रयास करेगी और हम कोशिश कर रहे हैं और चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो कहाँ का है। पुलिस इस पर आगे कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यहां जानकारी पूर्व गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं उससे पूरा करके दिखाते हैं और दतिया एयरपोर्ट इसका ताज़ा उदाहरण है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बुंदेलखंड जिससे कभी पिछड़ा इलाका माना जाता था, पीएम मोदी के प्रयास से आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दतिया एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल दतिया बल्कि आसपास के जिलों में लोगों को भी अत्याधुनिक हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने में भी आसानी होगी। तो आइए सुनते हैं। दतिया को बड़ी सौगात दी है आपने। सबसे पहले मैं अंतर्मन से, तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ऐसी सौगात दतिया को दे रहे हैं। 31 तारीख को कि हमारा दतिया देश के नक्शे पर खासकर एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट है, जहाँ तक मेरी समझ। न तो एयरपोर्ट सागर में, न झांसी में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। उरई, जालौन कहीं एयरपोर्ट नहीं है। ये बुंदेलखंड के जितने यूपी और एमपी के हिस्से हैं उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है दतिया हमारा पहला एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनके लिए पहले है। ये बुंदेलखंड जो कभी पिछड़े के नाम से जाना जाता था, जो कभी सूखे के नाम से विख्यात था, आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल, थल, नभ, बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। और इसलिए
माई की कृपा से प्रधानमंत्री जी ये जो एयरपोर्ट दतिया को दे रहे, मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप स्वयं देखिए, जहाँ कभी कंकड़ पत्थर बिखरे रहते थे, धूला उड़ती रहती थी, आज वह कितना शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है। ये हमारी फ्लाइट 31 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। कितनी फ्लाइट हो रही है? ये भोपाल से दतिया, दतिया से खजुराहो, खजुराहो से दतिया, दतिया से भोपाल, इस तरह से ये प्रारंभ की शुरुआत है और माई चाहेगी तो ये लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि यह इलाका ऐसा है कि ये पूरा यूपी का भी झांसी वाला इलाका, वो पूरा का पूरा ये हमारा दतिया कैचअप करेगा। बदले हुए समय की बयार है। एक समय था कि हम ट्रेन पकड़ने झांसी जाया करते थे, हमें प्रसन्नता है कि अब वो दौर आ रहा है कि वो प्लेन पकड़ने झांसी वाले दतिया आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। नजर डालते हैं अगले समाचार पे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 2017 से हर क्षेत्र में जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसका देश के कई राज्य अनुसरण कर रहे हैं। बात बेसिक शिक्षा विभाग की करें तो इस क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। आज बच्चों के लिए अनुकूल माहौल और वातावरण के साथ ही उनकी पढ़ाई और यूनिफॉर्म का 1200 रुपये भी योगी सरकार उनके अभिभावकों के डीबीटी के जरिए दे रही है। बच्चों का स्कूल में मन लगे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को आज बड़ी सौगात दी है। इस दौरान लोक भवन के सभा घर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, कंपोजिट विद्यालय और सीएम अद्भुत विद्यालय के रूप में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक समय विद्यालय बंद होने के कगार पर थे, भवन जर्जर होते थे और हर तरफ अव्यवस्था फैली थी। लेकिन 2017 के बाद से प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए, उससे बड़ा बदलाव आया है। सीएम योगी ने कहा, आज लगभग प्रदेश के सभी विद्यालय ऑपरेशन कार्यकल्प से जुड़े हैं। 2017 के बाद से जो बदलाव हुए हैं, आज उसको पूरा देश देख रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई और बातों का भी जिक्र किया। आइए हमारे संवाददाता से और विस्तार से जानेंगे। भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो है कस्तूरबा गांधी का जो था उसका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट अभ्युदय मॉडल कंपोजिट विद्यालय का। साथ ही स्वेटर, ये मोजे और ये जूते के लिए है डीबीटी के जरिए 1200 रुपये। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में बच्चों की परवरिश जो प्राइमरी या बेसिक के बच्चे हैं उनको सुधारने के लिए बड़ी बात मानी जाएगी? निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन का ये संकेत है। और जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रयास कर रहा है, मुझे याद है कि जब हम लोग प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा करते थे, बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। लोग चटाई लेकर के आया करते थे और उस पर बैठते थे। अध्यापन की भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, शौचालय नहीं था विद्यालयों में। लेकिन आज पूरी सुविधा युक्त विद्यालय दिखाई पड़ रहे हैं और आधुनिक डिजिटल विद्यालय स्थापित हो रहे हैं। यह एक बड़े परिवर्तन का संकेत है और आने वाले दिनों में ये हमारी जो बेसिक शिक्षा है वो पूरे देश में नंबर 1 पे होगी। सही कहा, जिस तरह से 2017 के बाद से एजुकेशन में कायाकल्प किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, चाहे बेसिक हो, प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो। और आज जिस तरह से बेसिक की बात की जाए और इतना बड़ा जो है लोकार्पण शिलान्यास और ये हुआ है, और जो एक सबसे बड़ी कहा है जो 1200 रुपये जो डीबीटी के जरिए 2017 से पहले इसमें काफ़ी धांधली होती थी, तो कितना बड़ा परिवर्तन मानते हैं 2017 के बाद से अब तक? देखिए, हर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार था उस पे विराम लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और बेसिक शिक्षा विभाग में भी जो विद्यार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे का स्थानांतरण है, उससे भी एक बड़ी अच्छी शुरुआत की गई है। 2017 से पहले इन विद्यालयों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। एक एक विद्यालय में 10-10, 15-15 विद्यार्थी हुआ करते थे। आज यह कितना सुखद है कि 1000 विद्यार्थी, 900 विद्यार्थी, 800 विद्यार्थी के स्कूल में दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है और आने वाले दिनों के लिए शुभ है।
बहुत सही बात कही है। जिस तरह से 2017 के बाद से कायाकल्प हुआ है बेसिक स्कूलों का और विद्यालयों का, और आने वाले दिनों में इससे और भी ज़्यादा ही अच्छा हो सकता है, और ये अच्छा एक शुभ संकेत है, जैसे कि भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा। आज मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का लोकार्पण हुआ है। आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल है, अभी से ये मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय इस तरह का प्राइमरी, इस तरह का इसका जो है फॉर्मेट होगा। और बेसिक स्कूलों में खासकर प्राइमरी हो या बेसिक हो, उनके बच्चों का कैसे कायाकल्प होना है, एजुकेशन में कितना सुधार आना है, इसको लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। जिस तरह से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय है, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, और जब बन के तैयार होगा जाहिर सी बात है एक बेसिक एजुकेशन में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला। हम बात करेंगे, लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है आप? मैं समग्र शिक्षा में हूँ, राज्य सलाहकार यहाँ पर हूँ। राजीव जी, जिस तरह से ये मॉडल दिख रहा है काफ़ी अच्छा है, क्या माना जाएगा जब बनकर कभी तैयार होगा तो इसके आगे जो जितने जो प्राइवेट स्कूल हैं उससे भी बेहतर होगा? बिल्कुल, इसमें वो सारी चीज़ें इसमें डालने की कोशिश की गई हैं जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सके। इस स्कूल में कम से कम 1500 बच्चे एक साथ पढ़ने की क्षमता है, करीब 800 बच्चों का खाना बनाने की क्षमता है इसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए खेल के मैदान की बहुत विशेष रूप से उनके लिए बाहरी रूप से खेलकूद की पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें रेस ट्रैक से लेके मिनी स्टेडियम, मिनी फुटबॉल, मिनी स्टेडियम, सारे तरह के आपके बैडमिंटन कोर्ट, बॉल, सारी चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था की गई इनफैक्ट। और हर एक यहाँ पे सारे क्लासरूम, सबसे मेन चीज़ है कि जितने क्लासरूम वो सारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं सारे। क्या सोलर से लैस होगा? क्या अभी देख रहा है ये सोलर पैनल है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट पे है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें लाइट चली जाए या मतलब बिजली की व्यवस्था ना हो तो इसमें किसी भी तरह के पंखे और रोशनी की भी ऐसी आवश्यकता नहीं होगी, बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इस तरह की इसमें आर्किटेक्चरल इस तरह से इसमें ध्यान दिया गया इन सारी चीज़ों का। ये राजीव जी थे जिन्होंने बता रहे थे कि कैसा कंपोजिट विद्यालय होगा मॉडल। अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय भी है, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ, हम वो भी बात करेंगे आपके से। आप थोड़ा बताइए, जो अभी बताया इन्होंने राजीव जी ने, कैसा ये स्ट्रक्चर है, क्या इसमें खूबी है, क्या खासियत है? ये जो है ये कंपोजिट अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये परिषदीय विद्यालयों का जो अभी चल रहे हैं, उन्हीं विद्यालयों में हम एक अलग से ब्लॉक बनाएंगे जिसमें आधुनिक सुविधाओं को पूरी तरह से लेस किया जाएगा। अवस्थापना सुविधाएं जो कमी है अगर विद्यालय में कोई, तो उनको भी वापस से बनाया जाएगा। और साथ ही साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और बहुत सारी गेमिंग सुविधाओं की जो है व्यवस्था इस विद्यालयों में की जाएगी। इसकी लगभग कीमत जो है प्रति विद्यालय 1,42,00,000 रुपये तक आनी है, और इसमें भी विद्यालयों में बच्चों की संख्या जो है लगभग 800 तक चली जाएगी। क्या नाम है आपका? धवल कीर्ति। धवल जी, जिस तरह से कंपोजिट विद्यालय और मॉडल कंपोजिट विद्यालय की विशेषता आप बताई है, क्या लगता है अभी इस समय इस तरह की अभी ये व्यवस्था नहीं है, आने वाले समय में एजुकेशन के क्षेत्र में कितना क्रांतिकारी ये होगा अगर ये बनकर तैयार होते हैं? देखिए, आने वाले समय में जितनी भी नई सुविधाएं हम लोग जान रहे हैं, वो सारी चीज़ें तकनीकी सुविधाओं में विकास करने की बात की जा रही है, टेक्निकल एडवांसमेंट्स की बात की जा रही है। और ख़ास तौर से बच्चों को विद्यालयों में रुकने में जो परेशानियाँ होती है, ठहराव की जो मेजर परेशानियाँ होती है, उसमें उनको ये बहुत अच्छा लगेगा कि वो विद्यालय इतना वातावरण उसका जो होगा कि वो आराम से रह सकते हैं, काफ़ी समय बिता सकते हैं, और ये स्कूल काफ़ी लंबे समय तक बच्चों को अपने पास रोकने में कामयाब भी होंगे। बहुत सही कहा आपने, एक बड़ी बात कही कि बच्चों को अपने में रोकने में कामयाब हो गए। अभी तक तो लोगों में ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल का जैसे ही नाम आता है वो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पेरेंट्स अगर मजबूत हैं तो उनका प्रयास रहता है कि वो जाके प्राइवेट बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रहे। लेकिन इस कवायद से क्या लगता है, जो लोगों का जो वहाँ पे जो झुकाव था, रुझान था निजी विद्यालयों का, वो ठहराव होगा, इसमें बच्चे आएंगे? देखिए, हमेशा से ये रहा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको जो भी विद्यालय मिले वहाँ 3 तरह की सुविधाएं हमेशा अच्छी होनी चाहिए। पहला, पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, अवस्थापना सुविधाएं जो हैं बच्चों के लिए बुनियादी जो सुविधाएं वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे को वहाँ वातावरण अच्छा मिले। ये तीनों चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इन विद्यालयों में अच्छे से मिल रही है। उनको अच्छी सुविधाएँ मिलने वाली है, अच्छा पठन पाठन है तो अच्छे शिक्षक मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ वातावरण जो देखिए ग्रीन स्कूल कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, हरियाली बहुत होगी, पेड़ पौधे बहुत होंगे, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होगा, तो बच्चे का स्कूल से बाहर या प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने का जो विचार है वो कम होता चला जाएगा। और पेरेंट्स को भी ये सोचने का मौका मिलेगा कि कम पैसों में या बिल्कुल ना निःशुल्क सुविधाओं के साथ में, निःशुल्क जो हमारी पाठ्य व्यवस्था है उसमें जुड़ के इन विद्यालयों के साथ में वो आगे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं।
बहुत सही बात कही है, चाहे वो कंपोजिट विद्यालय हो या मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय हो या अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय, जिस तरह से इन्होंने पूरा बताया, दोनों के बारे में स्ट्रक्चर बताया कि आने वाले समय बच्चों के लिए कितना मील का पत्थर साबित होगा, चाहे वो पठन पाठन हो या एटमॉस्फेयर की बात हो या फिर और भी जो बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, उनका जो टीचर जो स्टाफ की सारी तरह से उच्चीकृत विद्यालय होगा और जाहिर सी बात है आने वाले समय में बेसिक एजुकेशन में यह मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता सिंह चौहान की अध्यक्षता में मासिक कार्यशाला में किया गया आयोजन। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, जिससे महिलाओं पर हो रहे अपराध में न्याय दिलाया जा सके और साथ ही योजनाओं का लाभ भी मिल सके। बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उपाध्यक्ष अर्पणा यादव के साथ पुलिस विभाग से वुमेन पावर लाइन से अपर पुलिस अधीक्षक रुखमणि वर्मा, महिला बल संरक्षण पुलिस उप अधीक्षक विनोद यादव बैठक में मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की तमाम महिला सदस्य भी मौजूद रही। तो आइए देखिए। नहीं कह सकते इसको, हमारी ये मासिक बैठक है जिसमें हमारे जो पुराने कार्य जितने भी हमने कार्य किए होते हैं, सारे हमारे माननीय सदस्यों द्वारा, माननीय उपाध्यक्षों द्वारा या मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम हमने किए हैं या जो भी कार्य किए हैं, वो उन कार्य को हम उनकी समीक्षा करते हैं। और जो हमारे पिछली बैठक के कार्य जो होते हैं, कुछ ऐसी होती है, कुछ शिकायतें होती हैं जो हमारे ऑफिस के थ्रू उनको हम सही करने के लिए शिकायतें, उन पे भी एक चीज़ें होती है। दूसरा, कार्यशाला हम थोड़ा सा कार्यशाला इसलिए कह सकते हैं कि हम किसी न किसी भी विभाग से किसी एक स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलाते हैं कि जिसमें हमें महिला, हमारी जो यहाँ सारी मेंबर्स हैं, कि हम महिलाओं को और क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए, जैसे आज हमने पुलिस विभाग से 2 लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है, तो कि उसमें क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी और हमारी टीम भी अपडेट रहे, जिससे वहाँ हमें भी सारी चीज़ें मिलती रहें। तो उस नज़रिए से आज हमने 2 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया हुआ है। मैम, जिस तरीके से आपकी टीम काम कर रही है, अब तक कितनी समस्याओं को हल किया गया और किस तरीके की समस्याएं महिलाओं की सबसे ज़्यादा मिली? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि अगर महिलाओं की सबसे ज़्यादा समस्या की बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा वाली समस्याएं बहुत हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें 12.5 करोड़ महिलाएं हैं, तो मुझे लगता है कि आज हर फील्ड से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी है कि जहाँ से महिलाओं की तरह तरह की शिकायतें नहीं आती हैं, चाहे वो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो बिज़नेस करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो और कोई काम करने वाली, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं की होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उनमें मोस्टली, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगी तो कि हम कम से कम 90% तो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिनका हम निस्तारण कर ही देते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है ये। कल्याणकारी योजनाओं को लेके इसलिए क्योंकि देखिए, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ और हर मंच से करती हूँ कि उनकी जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, वो आज महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं कि मुझे लगता है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से नीचे पहुँच जाएँ तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि समस्याओं का वो सारी जो योजनाएं हैं उनका विस्तार नहीं हो रहा है या उनको वो नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन ऐसी भी जगह हैं कि जहां तक कुछ लोग उन तक नहीं पहुंच पाते और कुछ वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारा मानना है कि जहां ऐसे लोग हैं कि जहां महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स हैं या उनके पास कुछ ऐसे साधन नहीं है कि वो हम तक पहुँचें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक स्लोगन भी है, महिला आयोग आपके द्वार। तो इसके तहत हमारी जो महिलाएं माननीय सदस्य हैं सारी, ये पहली बार ऐसा आयोग में हो रहा है कि जो तहसील लेवल पर जाकर जनसुनवाई कर रहे हैं। बीते 2 माह से लगातार हमला कर रहे बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। वन विभाग की टीम ने कड़ी सशक्त मशक्कत के बाद पिंजरे में किया कैद। बीते 2 माह से क्षेत्र में आतंक मचाया था। बाघ खेत में काम कर रहे 3 किसानों को हमला कर घायल कर चुका था। बाघ आधा दर्जन छुट्टा और पालतू मवेशियों का बना चुका था निवाला।
जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस बल को किया गया तैनात। तो आइए देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।